वेलकम टू ऑल इन जीडीसी नर्सिंग क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग पार्ट 1। आपका सब्जेक्ट है ये बीएससी नर्सिंग 6th सेमेस्टर का चैप्टर 5 हम कवर कर रहे हैं। इसमें आपके डिसऑर्डर्स ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इंक्लूडेड है। इससे पहले की वीडियो में हम कवर कर चुके हैं कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट के बारे में, जो कि डिवाइडेड होता है 2 पार्ट्स में, ए साइनोटिक एंड द साइनोटिक। ए साइनोटिक के बारे में जो भी इंक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो है उसके बारे में जितने भी उसके अंदर डिसऑर्डर्स आते हैं हमने पार्ट 1 पार्ट 2 में कवर करा था। आज के इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं ऑब्स्ट्रक्शन टू द ब्लड फ्लो प्रॉपर अमाउंट में नहीं हो पाता, जिस वजह से क्या क्या कंडीशंस अराइज होते हैं पेशेंट की बॉडी में, उन सारे डिसऑर्डर्स को आज की हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से कंडीशंस आते हैं। जो भी हमारा कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ए साइनोटिक एंड द साइनोटिक। ए साइनोटिक मतलब ब्लड फ्लो बॉडी में हो रहा है और ऑक्सीजन प्रॉपर अमाउंट में मिल रही है सारे ही बॉडी के ऑर्गन्स को, बट क्या है पल्मोनरी जो भी ब्लड फ्लो है बहुत ही ज्यादा इंक्रीज अमाउंट में फ्लो कर रहा है या फिर ब्लड फ्लो कर रहा है, बट ऑक्सीजन जो है मिल रही है सारे ही ऑर्गन्स को, लेकिन ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट है जिस वजह से प्रॉपर अमाउंट में जितनी भी ब्लड सप्लाई है अदर बॉडी के ऑर्गन्स तक नहीं पहुंच पा रही है। और साइनोटिक में क्या होता है कि ये बहुत ही ज्यादा सीरियस कंडीशन, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। इसमें साइनोसिस कॉज होता है क्योंकि बॉडी के अदर ऑर्गन को ब्लड सप्लाई प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिल रही, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई भी ऑर्गन्स तक नहीं पहुंच रही है और साइनोसिस की कंडीशन अराइज होती है, साइनोसिस देखने को मिलता है। तो ए साइनोटिक हार्ट डिफेक्ट जो है आपका 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, इंक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो एंड द ऑब्स्ट्रक्शन टू द ब्लड फ्लो। इंक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो में कंडीशंस आते हैं एट्रियल सेप्टर डिफेक्ट, मतलब कि दोनों एट्रियम के बीच में जो बॉल है, दोनों एट्रियम को जो सेपरेट करती है उस बॉल के बीच में एक होल प्रेजेंट होता है। वेंट्रिकुलर सेप्टर डिफेक्ट में क्या होता है, दोनों वेंट्रिकल्स को जो आपस में बॉल सेपरेट कर रही होती है उस बॉल के बीच में एक होल प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से जो भी ब्लड सप्लाई है वो मिक्स्ड होती है और प्रॉपर अमाउंट में जो भी ब्लड सप्लाई, ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है वो बहुत ही ज्यादा हाई अमाउंट में इंक्रीज पल्मोनरी ब्लड सर्कुलेशन देखने को मिलता है। पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस में क्या होता है, अयोटा और पल्मोनरी आर्टरीज के बीच में एक अबनॉर्मल कनेक्शन प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से जो भी पल्मोनरी ब्लड सर्कुलेशन है वो इंक्रीज अमाउंट में बॉडी में फ्लो करता है। पार्शियल एनोमलस पल्मोनरी वीनस रिटर्न में क्या होगा, जो भी आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये आपका पल्मोनरी ब्रेन के थ्रू किधर आता है, लेफ्ट एट्रियम में आएगा, बट नॉर्मल इस कंडीशन में क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन जो है आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी में, जब भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के थ्रू आता है, कहाँ पे, पल्मोनरी ब्रेन्स के थ्रू लंग्स से ऑक्सीजनेटेड होते हुए आपका लेफ्ट एट्रियम में आएगा, बट उसमें ना आते हुए जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये आपका ड्रेन होता है राइट एट्रियम में, जिस वजह से कौन सी कंडीशन कॉज होती है, पार्शियल एनोमलस पल्मोनरी वीनस रिटर्न, जिसकी वजह से पल्मोनरी जो भी वेन है उसमें प्रेशर बहुत ही ज्यादा हाई होगा और इंक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो देखने को मिलता है और बहुत सारी कंडीशंस इसमें अराइज होते हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 में हमने इन सारे डिसऑर्डर्स को कवर करा। अगर आपने वो वीडियोस हमारी नहीं देखी है तो सबसे पहले आप पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखिए और पार्ट 3 में हम आज के इस वीडियो में कवर करने वाले इस लेक्चर में ऑब्स्ट्रक्शन टू द ब्लड फ्लो। ऐसे कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, अयोटा में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नैरोइंग प्रेजेंट हो सकती है, इसकी वजह से ब्लड प्रॉपर अमाउंट में फ्लो नहीं कर रहा, ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट है। बॉल में कोई भी डिफॉर्मिटी हो सकती है, स्टेनोसिस हो सकता है, जिसकी वजह से ब्लड जो है प्रॉपर अमाउंट में फ्लो नहीं कर पाता। ऑब्स्ट्रक्शन मतलब एनाटॉमिकली उनके स्ट्रक्चर में कोई भी माल फॉर्मेशन प्रेजेंट है जिसकी वजह से प्रॉपर अमाउंट में ब्लड फ्लो नहीं कर रहा है। तो ऑब्स्ट्रक्शन टू द ब्लड फ्लो में कंडीशन आती है आपकी एओर्टिक स्टेनोसिस। जो एओर्टा वाला, जो एओर्टा से ब्लड कहाँ से, आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जब अयोटा में रीच करता है तो वो जो अयोटा में रीच करने से पहले वॉल प्रेजेंट होता है, इसको कहते हैं अयोटिक वॉल, उसमें नैरोइंग प्रेजेंट होती है, एनाटॉमिकली उनके स्ट्रक्चर में कोई भी डिफॉर्मिटी प्रेजेंट होती है जिसकी वजह से ब्लड प्रॉपर अमाउंट में अयोटा तक रीच नहीं कर पाता। नेक्स्ट है कोएक्शन ऑफ द अयोटा। कोएक्शन ऑफ द अयोटा ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें अयोटा में आपको नैरोइंग देखने को मिलेगी और लोअर एक्सट्रीमिटी में प्रॉपर अमाउंट ऑफ ब्लड सर्कुलेट नहीं होगा। लोअर एक्सट्रीमिटी में ब्लड सर्कुलेट नहीं होगा तो वहां पे हाइपोटेंशन लोअर एक्सट्रीमिटी में देखने को मिलेगा, जो भी पल्सेशन होगा वो वीक होगा या फिर एब्सेंट होगा। और पल्मोनरी जो भी ब्लड सर्कुलेशन है, अयोटा से जितना भी ब्लड सर्कुलेट हो रहा है अपर एक्सट्रीमिटी में और ब्रेन तक बहुत ही हाई अमाउंट में जो भी ब्लड है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, प्रॉपर अमाउंट में नहीं डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। और आपके दोनों ही एक्सट्रीमिटीज में, अपर एक्सट्रीमिटी में, दोनों एक्सट्रीमिटीज में ब्लड सर्कुलेशन की ज्यादा फ्लो करने की वजह से हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा और पल्स रेट बहुत ही ज्यादा हाई होगा।
इसी के साथ साथ जब ब्रेन में सर्कुलेशन बहुत ही ज्यादा हो रहा है तो पेशेंट को हेडेक फील होगा और चेस्ट में बहुत ही हैप्पीनेस और चेस्ट पेन भी अराइज होता है कोएक्शन ऑफ द एओर्टा की वजह से। पल्मोनरी स्टेनोसिस में क्या होता है, जो पल्मोनिक वॉल्व है यानी कि राइट वेंट्रिकल से जब आपका ब्लड कहाँ फ्लो करता है, किधर की साइड में ड्रेन करता है, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड होने के लिए पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू लंग्स में रीच करता है। उस वाले पाथ में उस जगह पे पल्मोनरी आर्टरीज तक पहुंचने के लिए एक बॉल प्रेजेंट होता है। उस बॉल में पल्मोनिक बॉल में क्या होता है, स्टेनोसिस प्रेजेंट नैरोइंग प्रेजेंट होते हैं, जिस वजह से राइट वेंट्रिकल से ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में रीच नहीं कर पाता और ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से आगे जितने भी प्रोसेस है ब्लड के सर्कुलेशन की, उसके ऑक्सीजनेटेड होने की, वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती और बहुत सी कंडीशन पेशेंट की बॉडी में अराइज होते हैं, कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज अराइज होते हैं और पेशेंट की लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन की वजह से उनकी डेथ भी हो सकती है अगर टाइमली उनको इंटरवेंशन प्रोवाइड नहीं किया, टाइमली उसको चेक नहीं किया। सो ऑब्स्ट्रक्शन टू द ब्लड फ्लो क्या होता है इसमें, स्टेनोसिस एनाटॉमिकली नैरोइंग इन दोज एरिया ऑफ द हार्ट फ्रॉम वेयर exit leave the heart। जब ब्लड फ्लो कर रहा है तो एनाटॉमिकली स्ट्रक्चर में क्या है, नैरोइंग प्रेजेंट है, वहां का जो पाथवे है वो बहुत ही ज्यादा नैरो है, जिस वजह से जो भी प्रॉपर ब्लड सप्लाई है वो नहीं हो पा रही। यहाँ पे क्या है, कोलेस्ट्रॉल बिल्डअप है, कोलेस्ट्रॉल की वजह से जो वॉल्व है उनका जो पाथवे है वो नैरो हो गया है और जो भी आर्टरी है इसमें से ब्लड, देखिए ये नॉर्मल आर्टरी, इसमें ब्लड प्रॉपर अमाउंट में फ्लो कर रहा है बट लेस फ्लो यहाँ पे इसलिए कर पा रहा है क्योंकि यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल बिल्डअप हो गया है, यहाँ पे नैरोइंग एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर डिफॉर्मिटी है, देन ब्लड फ्लो स्टॉप। अगर ये बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा तो कंप्लीटली ब्लड जो है वो स्टॉप हो जाएगा, आगे इधर की साइड में ब्लड मूव नहीं कर पाएगा। एग्जाम्पल क्या है, अयोटा एंड द पल्मोनरी आर्टरी, सो इट इज कॉल्ड ऑब्स्ट्रक्टिव हार्ट डिफेक्ट। अयोटा में कोई भी डिफॉर्मिटी, कोई भी डिफेक्ट प्रेजेंट है या फिर पल्मोनरी आर्टरी में कोई भी डिफेक्ट प्रेजेंट है या फिर अयोटा में नैरोइंग है, अयोटिक वॉल प्रॉपर अमाउंट में डेवलप नहीं हुए हैं या फिर पल्मोनरी जो वॉल है वो प्रॉपर तरीके से फॉर्म नहीं हुआ है तो ऑब्स्ट्रक्शन टू द ब्लड फ्लो तब कॉज होता है। ऑब्स्ट्रक्टिव हार्ट डिजीज डिक्रीज पल्मोनरी एंड द अयोटिक ब्लड फ्लो। ये क्या कॉज करता है, जब पल्मोनरी वॉल के थ्रू पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड प्रॉपर अमाउंट में फ्लो नहीं करेगा, आयोटिक वॉल के थ्रू प्रॉपर अमाउंट में ब्लड अयोटा में नहीं रीच करेगा तो क्या होगा, वहां पे ब्लड की सप्लाई बहुत ही डिक्रीज हो जाएगी, आगे फर्दर जितना भी फंक्शन है ब्लड रीच नहीं करेगा तो ऑर्गन उस तरीके से फंक्शन नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे कोएक्शन ऑफ द अयोटा। ऑब्स्ट्रक्शन टू द ब्लड फ्लो में कंडीशन आती है आपकी कोएक्शन टू द अयोटा। इसमें क्या होता है, एक ओवरव्यू दूंगी। कोएक्शन ऑफ द अयोटा एंड द हाइपोप्लास्टिक अयोटिक आर्च ऑफ द अयोटा जो डाउनवर्ड रन कर रहा है, इसमें नैरोइंग प्रेजेंट होती है पल्मोनरी ट्रंक के साइड में। जो आपकी राइट और सब क्लेवेन जो आर्टरीज हैं इनके थ्रू ब्लड रीच करेगा लेफ्ट एंड द राइट एक्सट्रीमिटी में और अपवर्ड रन करेगा ब्रेन के साइड में। और जब यहाँ पे नैरोइंग प्रेजेंट है सो दैट क्या होगा, प्रॉपर अमाउंट में ब्लड लोअर एक्सट्रीमिटी में रन नहीं करेगा और जितना भी कलेक्शन ऑफ ब्लड होगा वो अयोटा के इस पोर्शन में आर्च में यहाँ पे बहुत ज्यादा अमाउंट में हैवी ब्लड कलेक्टेड होगा, जिस वजह से जो भी प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन है ब्लड का अप्रोप्रिएट टाइप में होगा और लोअर एंड द राइट एक्सट्रीमिटी में ब्लड बहुत ही ज्यादा अमाउंट में फ्लो करेगा एंड द ब्रेन में सप्लाई बहुत ही ज्यादा हाई अमाउंट में होगी। तो राइट एंड द लेफ्ट जो भी एक्सट्रीमिटीज है उसमें ब्लड फ्लो बहुत ही ज्यादा रेस फॉर्म में फ्लो कर रहा है तो हाइपरटेंशन की कंडीशन और इंक्रीज पल्स रेट शो होगा और जब ब्रेन में अब आपका जो ब्लड सप्लाई है जाएगा अपवर्ड जाएगा तो हेडेक जैसी कंडीशन पेशेंट की बॉडी में देखने को मिलेंगी, सिम्टम्स ये देखने को मिलते हैं। A localized congenital narrowing of the aorta and the near the junction of the ductus arteriosus। कहाँ पे प्रेजेंट, एक लोकलाइज्ड यानी कि पर्टिकुलर साइड में नैरोइंग प्रेजेंट है और कहाँ है, जंक्शन ऑफ द डक्टस आर्टरियोसिस के बीच में। यहाँ पे इस वाले जो भी डक्टस आर्टरियोसिस होता है इसके जंक्शन के ऊपर नैरोइंग प्रेजेंट होती है बिकॉज द ब्रांचेस ऑफ द aorta सप्लाई टू द ब्रेन एंड द अपर एक्सट्रीमिटी आर ब्रांच्ड बिफोर नैरोइंग। जहां पे भी नैरोइंग हो रही है उससे पहले जो भी ब्रांचेस है aorta की आर्टरी से निकली हुई है, लेफ्ट एंड द राइट सबक्लेवियन आर्टरीज, वो कहाँ पे ब्लड को सप्लाई करते हैं, राइट एंड द लेफ्ट एक्सट्रीमिटी में करते हैं और अपवर्ड डायरेक्शन में ब्रेन तक सप्लाई पहुंचती है। तो उससे पहले जो भी ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट है ये वाला ब्लड सप्लाई यहाँ पे हाई अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो देयर इज द इंक्रीज बीपी एंड द बाउंडिंग पल्स, बहुत ही ज्यादा हार्ट थिकन पल्स रेट, इंक्रीज फॉर्म में पल्स रेट आपको फील होगा एंड द अपर एक्सट्रीमिटीज में इंक्रीज बीपी शो होगा।
in the upper extremity and the lower PP weak or the absent pulse in the lower extremity. डाउनवर्ड जो भी ब्लड सप्लाई है यहाँ पे नैरोइंग होने की वजह से एडुकेट जो भी ब्लड है प्रॉपर अमाउंट में फ्लो नहीं कर रहा, इसलिए लोअर एक्सट्रीमिटी में जो भी कंडीशन अराइज होंगे वहां पे क्या दिखेगा आपको, वीक एंड द एब्सेंट पल्स रेट फील होगा, क्योंकि जो ब्लड है उसका प्रॉपर अमाउंट में ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रहा है, इस वजह से हाइपोटेंशन की कंडीशन और बी पल्सेशन फील होता है, या फिर कभी कभार जो पल्सेशन है वो कभी फील ही नहीं होगा, कभी कभार वो एब्सेंट भी होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉजेज, किस किस कंडीशंस की वजह से कोएक्शन ऑफ द आयोटा अराइज होता है। तो मेनली जितनी भी कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट है वो अननोन ही होता है, उनका कॉज नहीं पता होता कि किस वजह से ये डिफॉर्मिटी अराइज हुई है, बट सम टाइम कुछ कुछ फैक्टर्स हैं जिनका प्रिडिक्ट किया जाता है कि इस वजह से कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट कॉज हो सकता है। पहला हम देखेंगे एग्जिट कॉज इज अननोन, जो मेन कॉज है इसका अननोन है, नहीं फाइंड आउट हुआ है, इडियोपैथी है कि नहीं पता कि किस वजह से कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट फॉर्म होता है। एसोसिएटेड फैक्टर से जो कंट्रीब्यूट करते हैं इस कंडीशन को फैक्टर, वो क्या है, फीटल और द मैटरनल इन्फेक्शन। इंट्रायूटराइन लाइफ में बेबी को मदर से कोई भी इन्फेक्शन ट्रांसफर हुआ है, उस कंडीशन में माल फॉर्मेशन, एनाटॉमिकली स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं हो पाते प्रॉपर तरीके से, या फिर मैटरनल कोई भी अबनॉर्मलिटी है, उस वजह से बेबी में क्या होगा, डिफॉर्मिटी देखने को मिलेगी। मैटरनल लाइफ में अगर मदर ने जो भी प्रेगनेंसी को अपनी जब कंसीव करा है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के ड्यूरेशन में कोई भी उसे इन्फेक्शन अराइज होता है, रुबेला होता है, टॉर्च जैसे इन्फेक्शन कॉज होते हैं, उस वजह से क्या होगा, कंजेनाइटल अबनॉर्मलिटीज बहुत ही देखने को मिलेंगी। इसी के साथ साथ बहुत कॉमन अबनॉर्मलिटी आपको हार्ट डिफेक्ट देखने को मिलता है। मैटरनल इंसुलिन डिपेंडेंट ड्यूरिंग द लाइफ, जब मदर ने प्रेगनेंसी को कंसीव करा उस टाइम पे मदर की बॉडी में इंसुलिन प्रॉपर अमाउंट में प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा, और मदर क्या कर रही है, बाहर से एक्वायर कर रही है इंसुलिन ड्रग थेरेपी की उससे इंजेक्शन के थ्रू। तो मदर क्या है, इंसुलिन डिपेंडेंट है, उस कंडीशन पे वो बाहर से लेना पड़ रहा है, तो बेबी को इंसुलिन प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिल पा रहा। डायबिटिक कंडीशन की वजह से बेबी के अंदर कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट कॉज होता है। टेरेटोजेनिक, ये ऐसे कंडीशन होते हैं जब मदर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द प्रेगनेंसी ऐसे सब्सटेंसेस को, ऐसे फॉर एग्जांपल अल्कोहल को, स्मोकिंग को, या फिर किसी ड्रग के कांटेक्ट में आती है, जिस वजह से माल फॉर्मेशन, एनाटॉमिकली स्ट्रक्चर प्रॉपर अमाउंट में डेवलप नहीं हो पाते। क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज मतलब नंबर ऑफ द क्रोमोसोम मतलब प्रॉपर अमाउंट में डेवलप नहीं हुए हैं, या फिर ज्यादा ही अमाउंट में हो गए, उनका स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी देखने को मिलेगा। ट्राइसोमी 18, 21 और डाउन सिंड्रोम जैसे कॉजेज होते हैं जिसमें अबनॉर्मलिटी प्रेजेंट होती है, कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे सिम्टम्स, ऐसे क्या क्या सिम्टम पेशेंट की बॉडी में कोएक्शन ऑफ द आयोटा की वजह से शो होते हैं। अगर बेबी अगर चिल्ड्रंस कैसे हमारा पेशेंट इन्फेंट है तो उसमें क्या कॉज होगा, डिफिकल्टी इन द ब्रीथिंग, प्रॉपर अमाउंट में वो ब्रीथ नहीं कर पाएगा, क्योंकि लोअर एंड द राइट एंड द लेफ्ट एक्सट्रीमिटी में ब्लड का फ्लो बहुत ही ज्यादा हो रहा है, और आर्च ऑफ द एओर्टा में ब्लड का फ्लो बहुत ज्यादा, लोअर एक्सट्रीमिटी में ब्लड रीच नहीं कर रहा, जिस वजह से डिफिकल्टी इन द ब्रीथिंग कॉज होगी। डिफिकल्टी इन द फीडिंग, बेबी अच्छे से फीड नहीं कर पाएगा क्योंकि उसे चेस्ट पेन भी फील होगा, हैवीनेस सा फील होगा, इस वजह से वो फीड भी नहीं कर पाएगा। इरिटेबिलिटी, इरिटेशन फील होगा, पेल स्किन उसके अंदर देखने को मिलेगा, चेंजेस इन द स्किन कलर, शॉक जैसी कंडीशन अराइज हो सकती है। पेशेंट को प्रॉपर अमाउंट में ब्रेन में बहुत ही ज्यादा हाई अमाउंट में ब्लड सप्लाई हो रहा है, जो शॉक जैसी कंडीशन को अराइज करेगा। एब्सेंट और द बी फीमोरल एंड द पैडल पल्स, लोअर एक्सट्रीमिटीज में जो पल्सेशन होगा वो बहुत ही ज्यादा वीक या फिर कभी कभार एब्सेंट फील होता है, और हाइपोटेंशन जैसी कंडीशन भी देखने को मिलती है। नेक्स्ट, चिल्ड्रन एंड द एडोलसेंस, अगर बेबी बड़ा है, चिल्ड्रन मतलब कि 1 ईयर से अबव है, तो उसमें कौन कौन से कंडीशन देखने को मिलेंगे। चेस्ट पेन मिलेगा क्योंकि बहुत ही ज्यादा हाई ब्लड फ्लो, आर्च ऑफ द अपर पार्ट, नैरोइंग वाले पार्ट से पहले जो भी कलेक्शन ऑफ द ब्लड है वहां पे उस एरिया में बहुत ही ज्यादा अमाउंट में, तो चेस्ट पेन फील होगा। एंड द हाइपरटेंशन जैसी कंडीशन अपर एक्सट्रीमिटी में फील होंगी, और लोअर एक्सट्रीमिटी में क्या होता है, पल्स रेट मिलती नहीं और हाइपरटेंशन होता है। नोज ब्लीड होगा क्योंकि ब्लड प्रेशर बहुत ही ज्यादा हाई है। हेडेक फील होगा क्योंकि ब्रेन में बहुत ही ज्यादा अमाउंट में ब्लड फ्लो कर रहा है इनएप्रोप्रिएट अमाउंट में। लैग क्रैम्प्स होंगे क्योंकि लोअर एक्सट्रीमिटी में ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही। एंड द कोल्ड फीट और ले, जो भी फीट है वहां पे ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही है, तो भी जो भी ब्लड का सर्कुलेशन उसकी वजह से नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पा रहा है, और वहां की स्किन और फीट कैसे फील होंगे, आपको कोल्ड फील होंगे।
क्योंकि ब्लड सप्लाई प्रॉपर अमाउंट में वहाँ पे फ्लो नहीं कर रहा। नेक्स्ट हम बात करेंगे डायग्नोसिस, कोआक्शन ऑफ द आयोटा को कैसे डायग्नोस किया जाता है। तो चेस्ट एक्सरे करते हैं एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर को देखने के लिए कि रिफ्ट केज कैसे हैं, लंग्स की कंडीशन को जानने के लिए कि कोई भी पल्मोनरी डिसऑर्डर तो नहीं अराइज हुआ है, लंग्स में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। ईसीजी करते हैं इलेक्ट्रिक कार्डियक एक्टिविटी को फाइंड आउट करने के लिए। इको करते हैं हार्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करने के लिए, हार्ट के फंक्शन को डायग्नोस करने के लिए कि हार्ट किस तरीके से एक्टिविटी कर रहा है। एमआरआई करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर को हार्ट के प्रॉपर तरीके से विजुअलाइज करते हैं, प्रॉपर अमाउंट में देखते हैं कि हार्ट के स्ट्रक्चर में कौन से पार्ट में नैरोइंग प्रेजेंट है, कहाँ पे स्टेनोसिस प्रेजेंट है, किस वजह से प्रॉपर अमाउंट में ब्लड फ्लो नहीं कर रहा और पेशेंट इन कंडीशन से सफर कर रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे मेडिकल मैनेजमेंट, इसको किस तरीके से हम मैनेज कर सकते हैं। कोआक्शन ऑफ द आयोटा में कौन सा मैनेजमेंट हम यूज करते हैं। तो प्रोस्टाग्लैंडिन E1 का यूज किया जाता है क्या करने के लिए, टू कीप द डक्टस आर्टरियोसिस ओपन विद द हेल्प ऑफ मेंटेन ब्लड फ्लो टू द लोअर बॉडी। जो भी लोअर बॉडी में डाउनवर्ड जब आयोटा मूव कर रहा है तो वहां पे नैरोइंग प्रेजेंट है, उस नैरोइंग की वजह से लोअर एक्सट्रीमिटी में ब्लड फ्लो नहीं कर पा रहा, हाइपोटेंशन एंड द पल्स रेट बहुत ही ज्यादा वीक या फिर एब्सेंट फील होता है। तो उस वाले मैकेनिज्म को वहां पे लोअर एक्सट्रीमिटी में ब्लड के फ्लो को नॉर्मलाइज करने के लिए प्रोस्टाग्लैंडिन का यूज किया जाता है, जिसकी वजह से जो हेल्प करता है प्रॉपर अमाउंट में ब्लड को फ्लो करने के लिए लोअर एक्सट्रीमिटीज में। एंटीबायोटिक देते हैं पेशेंट को टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन, फॉर एग्जाम्पल एंडोकार्डाइटिस। अगर ब्लड फ्लो आर्च ऑफ द आयोटा में बहुत ही ज्यादा है और इन अप्रोप्रिएट अमाउंट में फ्लो कर रहा है तो बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं कि जो इनर लेयर होती है हार्ट की, इनर लाइनिंग होती है हार्ट की, वहां पे इन्फेक्शन कॉज, इन्फ्लामेशन कॉज है, जिसको प्रिवेंट करने के लिए एंटीबायोटिक्स एडमिनिस्टर करते हैं। एंटी कंजेस्टिव थेरेपी देते हैं टू मेंटेन द प्रॉपर ब्लड फ्लो, जिसकी वजह से ये और भी ज्यादा सिम्टम्स जैसे कि मैनेज करता है, सिम्टम हार्ट फेलियर होने से बचाता है। इसी के साथ साथ एडिमा को भी ये रिड्यूस करता है, फटीक अगर पेशेंट फील कर रहा है तो उसमें भी हेल्प करेगा, एंड द शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ को भी ट्रीट करने के लिए हम एंटी कंजेस्टिव थेरेपी पेशेंट को देते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सर्जिकल मैनेजमेंट। ऐसी कौन कौन सी सर्जरी है जिसकी वजह से जिनका यूज करते हुए कोआक्शन ऑफ द आयोटा को ट्रीट किया जाता है। तो एनास्टोमोसिस ऑफ नॉर्मल पार्ट आफ्टर रिमूविंग द नैरोइंग पोर्शन, जो भी नैरोइंग पोर्शन है उसको क्या करते हैं, कट कर देते हैं और ऊपर एंड अपर एंड द लोअर पार्ट को आपस में एनास्टोमोसिस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये वाला पार्ट क्या है, नैरोड है बहुत ज्यादा, तो इस वाले पोर्शन को कट करके ये वाला पार्ट एंड ये वाला पार्ट, इन दोनों पार्ट को आपस में ज्वाइन कर दिया जाता है। एंड टू एंड एनास्टोमोसिस, एंड टू एंड मतलब अपर वाला एंड द लोअर वाला एंड, बीच में क्या है नैरोइंग प्रेजेंट है, तो इन दोनों पार्ट्स को आपस में ज्वाइन करते, कनेक्ट करते हैं। रिमूविंग द नैरोड पोर्शन ऑफ द आयोटा, जो भी नैरोड पोर्शन है उसको सबसे पहले रिमूव आउट किया जाएगा। देन क्या करेंगे, ज्वाइनिंग द टू नॉर्मल पार्ट्स ऑफ द आयोटा, जो दो नॉर्मल पार्ट है जिनमें कोई भी एबनॉर्मलिटी प्रेजेंट नहीं है उनको आपस में ज्वाइन कर देंगे। देखिए ये फर्स्ट स्टेप है जहाँ पे नैरोइंग प्रेजेंट है, देन जो नैरोइंग प्रेजेंट है उसको कट करके रिमूव आउट कर दिया और नॉर्मल पोर्शन एंड टू एंड अपर एंड द लोअर एंड उसको आपस में ज्वाइन अप कर दिया। ये यहाँ पे हमने इसको ज्वाइन कर दिया। एंड टू एंड एनास्टोमोसिस सर्जरी का यूज करते हुए जो भी नैरोइंग ऑफ द आयोटा है उसको ट्रीट किया जा सकता है। सबक्लेवियन फ्लैप आयोटोप्लास्टी, इसमें क्या करते हैं, जो भी लेफ्ट और द राइट क्लेवियन आर्टरी होती है, फ्लैप का मतलब क्या है, हम कोई भी ग्राफ्ट लेते हैं क्लेवियन आर्टरी से ही लेंगे जो हार्ट के डायरेक्ट हार्ट से निकली हुई होती है। इसकी मदद से क्या होगा, जो भी नैरोइंग होगी हम उसको उस एरिया को वाइडन कर पाएंगे और ब्लड फ्लो जो है प्रॉपर अमाउंट में आगे की तरफ डाउनवर्ड फ्लो कर पाएगा इजीली। इन दिस प्रोसीजर अ लॉन्गिट्यूडल इंसीजन, जो सर्जन है वो क्या करते हैं, लॉन्गिट्यूडल एक इंसीजन को मेक करेंगे, इज मेड इन द आयोटा अक्रॉस द कोआक्टेड एरिया एंड कंटिन्यू टू द एंड ऑफ द डिस्टली डिवाइडेड सबक्लेवियन आर्टरी। सो दैट क्या होगा, जो भी राइट एंड द लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी है उसमें से फ्लैप को आर्टरी को रिमूव करते हैं और यहाँ पे आयोटा में जिस एरिया में कोआक्टेड जो एरिया है उसमें प्लेस करके एक ग्राफ्ट को प्लेस करेंगे, जिसकी वजह से जो ब्लड है वो प्रॉपर अमाउंट में फ्लो होगा और जो नैरोइंग है ये वाइडन हो जाएगी। द लेफ्ट क्लेवियन आर्टरी का यूज किया जाता है एज अ पैच और द फ्लैप टू इंक्रीज द डायमीटर ऑफ द आयोटा। आयोटा को जो नैरोइंग पार्ट है उसको और भी ज्यादा वाइडन करने के लिए, उस डायमीटर को इंक्रीज करने के लिए फ्लैप का यूज करते हैं, लेफ्ट क्लेवियन आर्टरी का यूज किया जाता है। इसको जहाँ पे आयोटा का जो नैरोइंग पोर्शन होता है उसको वहां पे प्लेस करते हैं
तो दैट क्या होता है, जो डायमीटर होता है एओर्टा का ये वाइडन हो जाएगा और भी ज्यादा वाइड हो जाएगा, जिसकी वजह से जो भी ब्लड सप्लाई है वो प्रॉपर अमाउंट में आगे की तरफ फ्लो कर पाएगी। नेक्स्ट थर्ड सर्जरी है आपकी पैच एओर्टोप्लास्टी। एक पैच का एओर्टोप्लास्टी मतलब रिपेयर करते हैं। एओर्टोप्लास्टी मतलब एओर्टा में जहां पे भी नैरोइंग है वहां पे एक पैच को प्लेस किया जाता है इंसीजन करने के बाद में, और पैच को जब हम प्लेस करते हैं वहां पे, तो वहां पे जितनी भी ब्लड फ्लो, जितना भी ऑब्स्ट्रक्शन है जिस वजह से ब्लड आगे फॉरवर्ड मूव नहीं कर पा रहा, पैच को प्लेस करने के बाद में ब्लड इजिली फ्लो कर पाएगा। इंसीजन पहला स्टेप है सर्जरी का, इंसीजन मेक करते हैं सर्जन टू मेक इंसीजन इन द एओर्टा एट द नैरो एरिया। जहां पे एओर्टा में नैरोइंग प्रेजेंट है उस एरिया में इंसीजन को मेड किया जाता है। पैच प्लेसमेंट, देन वहां पे पैच जहां पे भी बॉडी से, जैसे हमने फ्लैप सर्जरी में देखा था, एक ग्राफ्ट को लेते हैं लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी से, वैसे यहाँ पे भी एक पैच को, जो कि कैसा होता है, सिंथेटिक पैच होता है, अब पीस ऑफ टिश्यू होता है जिसको जो नैरोड एरिया होता है वहां पर प्लेस कर दिया जाता है, तो दैट वो एरिया वाइडन हो जाएगा। डायमीटर उस आयोटा का जो भी डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं आयोटिक आर्टरी, वहां पे उनका जो एरिया है वो वाइडन हो जाएगा, डायमीटर बढ़ जाएगा और ब्लड फ्लो इजीली आगे की तरफ फ्लो कर पाएगा। आयोटा रिपेयर होता है सर, क्योंकि आयोटा प्लास्टी है, प्लास्टिक का मतलब ही होता है रिपेयर करना। द पैच हैज टू इंक्रीज द डायमीटर ऑफ द आयोटा। जो पैच हमने प्लेस किया उसकी वजह से क्या होगा, आर्च ऑफ द आयोटा में जो भी नैरोइंग है वो वाइडन हो जाएगी, डायमीटर और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, जो क्या अलाउ करता है, इम्प्रूव द ब्लड फ्लो, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो जो है प्रॉपर अमाउंट में फ्लो कर सकता है। पैच एओर्टोप्लास्टी इज ऑफन यूज्ड व्हेन द नैरोड एरिया इज टू लॉन्ग। जब नैरोइंग बहुत ही ज्यादा बड़ी है उस जगह पे हम पैच सर्जरी का, पैच एओर्टोप्लास्टी का यूज करते हैं टू रिपेयर इट, and with the simple end-to-end anastomosis, the patch help to reinforce the aorta and the prevent further narrowing। इसकी वजह से जो कि आगे और पीछे का एंड टू एंड, मतलब अपर एंड और लोअर एंड को आपस में जो नैरोइंग पोर्शन है उसको कट ऑफ रिमूव करके वहां पे पैच को प्लेस करते हैं, देन उसको एनास्टोमोसिस कर देते हैं। इसकी वजह से जो भी एरिया है वहां का वो वाइडन हो जाएगा, डायमीटर इंक्रीज हो जाएगा और ब्लड सप्लाई इजिली फॉर्म में आगे की तरफ फॉरवर्ड वे में मूव कर पाएगी। नेक्स्ट है बैलून एओर्टोप्लास्टी। बैलून एओर्टोप्लास्टी में क्या करते हैं, कैथेटर होता है जिसमें आगे के साइड में एक बैलून प्रेजेंट होता है और इंसीजन को मेक करते हुए, कहाँ से, इंसीजन ऑफ द कैथेटर, स्मॉल कैथेटर इज इंसर्टेड थ्रू एन आर्टरी इन द लेग में एक आर्टरी, फेमोरल आर्टरी के थ्रू उसको इंजेक्ट किया जाता है। इसके आगे एक बैलून प्रेजेंट होता है, डीफ्लेम्ड होता है और उस एरिया में रीच करेगा जहां पे आयोटा में अबनॉर्मलिटी है। ये एक्सरे की गाइडेंस में प्रोसीजर किया जाता है और मिनिमल इन्वेसिव प्रोसीजर भी होता है। और क्या करते हैं, गाइडेड टू द नैरोड एरिया टू द ऑफ द आयोटा, जहां पे भी आयोटा का नैरोइंग प्रेजेंट है आयोटा में, उस एरिया में ये कैथेटर रीच करता है और वहां पे जो बैलून प्रेजेंट है वो डिफ्लेम्ड होगा, उस एरिया में जाके उसको इन्फ्लेम करते हैं। बैलून इन्फ्लेशन, बैलून को एक्सप्लेन करेंगे, उसको फुलाएंगे। और अब बैलून अटैच टू द कैथेटर इन्फ्लेटेड टू स्ट्रेच द नैरोड एरिया ऑफ द आयोटा। जो नैरोइंग जिस एरिया में प्रेजेंट है उसको वाइडन करने के लिए, स्ट्रेचड करने के लिए बैलून को क्या करते हैं, हम इन्फ्लेट करते हैं। देन वाइडिंग ऑफ द आयोटा, सो दैट वो एरिया कैसा हो जाएगा, वाइडन हो जाएगा, जो नैरोइंग प्रेजेंट है वो रिमूव आउट हो जाएगी स्ट्रेचिंग की वजह से। द इन्फ्लेट बैलून वाइडन्स द आयोटा अलाउइंग फॉर द इम्प्रूव ब्लड फ्लो। जब वो एरिया वाइडन हो जाएगा तो ब्लड फ्लो आसानी से इजिली फॉर्म में आगे की तरफ फॉरवर्ड वे में मूव करेगा। एंड देन जब हमने बैलून को क्या करा है, इन्फ्लेट करा है, फिर उसके बाद डीफ्लेट करके उसको रिमूव आउट कर देंगे जिस पोजिशन से, जिस जगह से हमने उसको प्लेस किया हुआ होता है। Balloon deflation and the removal, the balloon is deflated and removal leaving the widened aorta in the place। और वो जो एरिया होता है वो वाइडन हो जाता है, देन उस एरिया को डिफ्लेम करते हुए बैलून को कैथेटर के थ्रू रिमूव आउट कर लेते हैं। नेक्स्ट कंडीशन है हमारी आयोटिक स्टेनोसिस। आयोटिक मतलब आयोटा के वॉल में स्टेनोसिस, नैरोइंग हो जाती है, आयोटिक वॉल में नैरोइंग प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड आगे आयोटा में रीच नहीं कर पाता। ये इसमें कंडीशन 3 टाइप ऑफ कंडीशन इंक्लूडेड होती है, या तो नैरोइंग आपकी आयोटिक वॉल पे प्रेजेंट होगी, या फिर लोअर पोर्शन में आयोटा के बिलो में नैरोइंग प्रेजेंट होगी। थर्ड पार्ट होता है आयोटा के अपर सुप्रा रीजन में, सुप्रा बॉल्बुलर रीजन में नैरोइंग प्रेजेंट होती है। तो देख लेते हैं इसमें क्या दिया गया है। नैरोइंग ऑफ द आयोटिक वॉल विद द कंट्रोल ब्लड फ्लो बिटवीन द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड द आयोटा इज नोन एज द आयोटिक
स्टेनोसिस ये क्या कॉज करता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड फ्लो प्रॉपर अमाउंट में आयोटा में आयोटिक आर्टरी में आगे की तरफ रीच नहीं कर पाता और ब्लड फ्लो इम्पेयरमेंट होगा, जिससे आगे की फर्दर जो भी कंडीशन है साइन और सिम्टम पेशेंट की बॉडी में देखने को मिलेंगे। लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है और जो भी ब्लड फ्लो है वो प्रॉपर अमाउंट में रिमूव आउट हो जाता है। कंडीशन 3 तरीके की होती है, वाल्व के ऊपर नैरोइंग प्रेजेंट है या फिर लोअर पोर्शन में वाल्व में नैरोइंग प्रेजेंट है या फिर अपर पोर्शन में वाल्व के ऊपर आर्टरी में कोई भी नैरोइंग प्रेजेंट है, एनाटॉमिकल अबनॉर्मलिटी है या फिर बॉल प्रॉपर अमाउंट में प्रॉपर तरीके से फॉर्म ही नहीं हो पाया है, इस वजह से भी ब्लड फ्लो प्रॉपर अमाउंट में आयोटा में नहीं पहुंचेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स, कितने तरीके के आयोटिक स्टेनोसिस होता है। तो फर्स्ट वन इज बाल्वुलर आयोटिक स्टेनोसिस। बाल्वुलर मतलब बाल्व में ही, आयोटिक वॉल्व में ही क्या है, अबनॉर्मलिटी प्रेजेंट है या फिर प्रॉपर अमाउंट में प्रॉपर तरीके से आयोटिक जो वॉल्व है वो फॉर्म ही नहीं हो पाया है। आयोटिक स्टेनोसिस अ टाइप ऑफ द बाल्वुलर हार्ट डिजीज अगर व्हेन द आयोटिक वॉल्व नैरो restricting blood flow from the heart to the body and can lead to the heart failure if left untreated। अगर हमने इसको ट्रीट नहीं किया, अगर प्रॉपर अमाउंट में जब भी ये डायग्नोस हो गया और प्रॉपर वे में हमने इंटरवेंशन को फॉलो नहीं किया, तब ये क्या कॉज करेगा, अनट्रीटेड रहा तो ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन को कॉज करता है और हार्ट फेल हो जाएगा, बिल्कुल भी हार्ट प्रॉपर तरीके से पंप करना बंद कर देगा। आयोटिक स्टेनोसिस एक टाइप है वॉल्वुलर हार्ट डिजीज का, जो क्या करता है, आयोटिक वॉल्व में नैरोइंग प्रेजेंट होती है, इसकी वजह से फर्दर लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड आगे की तरफ मूव नहीं कर पाता। सब वॉल्वुलर स्टेनोसिस में क्या होता है, सब वॉल्वुलर आयोटिक स्टेनोसिस आल्सो नोन एज द सब आयोटिक स्टेनोसिस। सब आयोटिक मतलब आयोटिक वॉल्व के नीचे वाला जो पोर्शन होता है उसमें नैरोइंग प्रेजेंट होती है। is a congenital heart defect where the left ventricle's outflow tract is narrowed below the aortic wall, restricting blood flow। इसकी वजह से रिस्ट्रिक्ट होता है, ब्लड फ्लो आगे की तरफ मूव नहीं कर पाता। जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वहां पे नैरोइंग प्रेजेंट होती है, लेफ्ट वेंट्रिकल के अपर पोर्शन में लोअर साइड में वॉल के आयोटिक वॉल के लोअर साइड में एंड द वेंट्रिकल्स के लेफ्ट वेंट्रिकल के अपर साइड में नैरोइंग प्रेजेंट होगी, जिस वजह से ब्लड जो है प्रॉपर अमाउंट में बॉल तक आयोटिक बॉल तक रीच नहीं करेगा और आयोटिक आर्टरी में भी नहीं पहुंच पाएगा, जो एक कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट है। और जब भी रिस्ट्रिक्ट होगा ब्लड फ्लो तो बहुत ही ज्यादा जो आर्टरीज है वो थिकन हो जाएगी, प्रॉपर अमाउंट में जो भी अपर एक्सट्रीमिटीज हैं उनमें ब्लड फ्लो नहीं करेगा, ब्रेन तक ब्लड सप्लाई अबनॉर्मल वे में फॉर्म होगी और हाइपोटेंशन जैसी कंडीशन अराइज होगी। पेशेंट की बॉडी में पेल स्किन देखने को मिलेगा, उसका बॉडी का टेम्परेचर कैसा कोल्ड एंड क्लैम्पी होगा, जब आप उसके फीट को और हैंड को टच करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे तो कैसे कोल्ड एंड द क्लैम्पी फील होते हैं। नेक्स्ट थर्ड वन पार्ट की बात करते हैं तो सुप्रा पल्मोनरी स्टेनोसिस। सुप्रा वैल्वुलर आयोटिक स्टेनोसिस में क्या होता है, कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट है। सुप्रा यानी कि वॉल के अपर साइड, अपर पोर्शन में सुप्रा वैल्वुलर नैरोइंग, यहाँ पे ये एरिया कैसा है, नैरोइंग है। वॉल्वुलर स्टेनोसिस क्या होता है, बाल्व ये जो वॉल्व है, लीफलेट है, ये नैरोड है और यहाँ पे ब्लड सप्लाई प्रॉपर अमाउंट में नहीं होगी और पूरी तरीके से वॉल्व ओपन नहीं होगा और यहाँ पे जो भी ब्लड सप्लाई ऊपर की तरफ जा रही है ये प्रॉपर अमाउंट में फ्लो नहीं कर पाएगा। और यहाँ पे लेफ्ट सब वॉल्वुलर डायग्राम और द रेस्ट डायफ्राम जो होगा, यहाँ पे रिजिंगनेस प्रेजेंट होगी, थिकनेस प्रेजेंट होगी, वेंट्रिकल्स में प्रॉपर तरीके से वेंट्रिकल भी फॉर्म नहीं हो पाए हैं और हाइपरट्रोफी ऑफ द कार्डियोमायोपैथी, जो भी हार्ट की मसल्स हैं उनमें हाइपरट्रोफी प्रेजेंट होगी, थिकन होगा यहाँ का मास बहुत ही ज्यादा और हार्ट को पंप करने में प्रॉब्लम होगी। तो supravalvular aortic stenosis is the congenital heart defect, as the name suggests, SVAS means the supravalvular pulmonary stenosis means the section of the aorta located just above the aortic wall is narrowed। जो पोर्शन है aortic wall के ऊपर वो कैसा है, नैरो है। So account for the 8 to 14% of all the congenital aortic stenosis, mainly क्या है 8 to 14% केसेस आपको सुप्रावॉल्वुलर पल्मोनरी स्टेनोसिस के देखने को मिलते हैं। बहुत ही मोस्ट कॉमन केस है जिसमें आयोटिक अगर स्टेनोसिस की बात करी जाए तो ये वाला टाइप बहुत ही ज्यादा देखने को मिलता है पेशेंट्स के अंदर। नेक्स्ट हम देखेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन कि अगर आयोटिक स्टेनोसिस हुआ है तो कौन कौन सी कंडीशन पेशेंट की बॉडी में देखने को मिलती हैं। डिज्निया ऑन द एक्सर्शन, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी पेशेंट कर रहा है, बच्चे कर रहा है, उस टाइम पे उन्हें ब्रीथिंग डिफिकल्टी होगी, फिजिकल एक्टिविटी वो बहुत ही ज्यादा लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए नहीं कर पाएंगे। डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, प्रॉपर अमाउंट में हार्ट पंप नहीं करेगा और ब्रीथिंग डिफिकल्टी कॉज होगी, ट्रैकिपनिया हो सकता है
एंड द नैरो पल्स प्रेशर, पल्स रेट बहुत ही ज़्यादा स्लो पीक होगा, कभी कभार तो पल्स रेट एब्सेंट भी हो सकता है। हाइपरटेंशन एंड द टेकीकार्डिया, हाइपरटेंशन बहुत ही ज़्यादा ब्लड प्रेशर फील होगा, पल्स रेट बहुत ही ज़्यादा हाई हो सकती है। सिनिकोपिया यानी कि पेशेंट क्या है, सडन फेंट हो गया, अनकॉन्शियस स्टेट में भी जा सकता है, प्रॉपर अमाउंट में ब्लड फ्लो नहीं कर रहा, बॉल्व के थ्रू आगे आयोटा में ब्लड फ्लो ही नहीं कर पा रहा है, तो आयोटा ही तो पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करता है, प्रॉपर अमाउंट में ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करता है, आयोटा के ही पास में ब्लड नहीं है तो बाकी के ऑर्गन तक ब्लड नहीं रीच करेगा, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, सिंकोप हो सकता है, पेशेंट अनकॉन्शियस स्टेट में जाएगा क्योंकि ब्रेन तक सप्लाई नहीं पहुंच रही। चेस्ट पेन होगा, बहुत ही ज्यादा हैवीनेस फील होगी पेशेंट को, एक्सरसाइज इंटॉलरेंस, एक्सरसाइज के टाइम पे पेशेंट बहुत ही जल्दी टायर्ड हो जाएगा और उन कंडीशंस को वो क्या करते हैं, टॉलरेट नहीं कर पाएगा, इरिटेबल पेल स्किन दिखेगी, एनीमिक स्टेट भी कॉज हो सकती है पेशेंट की बॉडी में, हाइपोटेंसिव टैकिपनिया यानी कि जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत ही ज्यादा लो है और पल्स रेट भी डाउन फील होगी। दोनों ही हाइपरटेंशन या फिर हाइपोटेंशन की कंडीशन देखने को मिलती है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, इसको किस तरीके से कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट को डायग्नोज करने के लिए मेनली जो भी कार्डियक एग्जामिनेशन होते हैं उनको देखते हैं, हार्ट के साउंड को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, जो भी अबनॉर्मल साउंड होता है कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट में मर्मर साउंड सुनाई देता है, ईसीजी इलेक्ट्रिक कार्ड एक्टिविटी को हार्ट की फाइंड आउट करते हैं ईसीजी की हेल्प से, एक्सरे, चेस्ट रेडियोग्राफी, चेस्ट रेडियोग्राफी की हेल्प से प्रॉपर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करेंगे, रिब केज को देखेंगे, लंग्स में कोई भी पल्मोनरी अबनॉर्मलिटी या फिर फ्लूइड फिल्ड कैविटी तो नहीं हो गई है उसको फाइंड आउट करते हैं। इको, हार्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर्स को फाइंड आउट करने के लिए इको क्या जाता है, कार्डियक कैथेटराइजेशन में क्या होता है, ये कैसा टेस्ट होता है जिसके थ्रू जहाँ पे भी जिस भी एरिया में नैरोइंग प्रेजेंट होती है एक कैथेटर को इंसर्ट करके लैग के पोर्शन से या फिर गोइन एरिया से इंजेक्ट किया जाता है, इसमें बैलून प्रेजेंट होता है उसके टिप पर और जिस भी एरिया में नैरोइंग प्रेजेंट होती है वहां पे उसको प्लेस करते हैं, देन फाइंड आउट कर पाते हो, कार्डियक कैथेटराइजेशन के थ्रू उसको ट्रीट भी किया जा सकता है जहाँ पे भी नैरोइंग प्रेजेंट है। नेक्स्ट देखेंगे पल्मोनरी स्टेनोसिस, पल्मोनरी स्टेनोसिस मैनेजमेंट, जो भी एयोटिक स्टेनोसिस है, एयोटा जो बॉल्व है उसमें नैरोइंग प्रेजेंट है उसको ट्रीट कैसे किया जाता है, तो पहला मैनेजमेंट है इन्फेंट विद द माइल्ड टू द मॉडरेट केसेस, अगर बहुत ही ज्यादा नैरोइंग प्रेजेंट नहीं है, स्मॉल अमाउंट में नैरोइंग प्रेजेंट है, ब्लड फ्लो प्रॉपर अमाउंट में स्लो अमाउंट में आयोटा तक रीच कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में मे नॉट रिक्वायर इमीडिएट सर्जरी, हम डिले भी कर सकते हैं और आने वाले टाइम में कुछ ईयर्स के बाद में सर्जरी को परफॉर्म भी किया जा सकता है। सीवियर केसेस, अगर जो एरिया है वो बहुत ही ज़्यादा वाइडन है, नैरोइंग बहुत ही ज़्यादा बड़ी हुई है और बिल्कुल भी ब्लड फ्लो आगे की तरफ आयोटा की तरफ रीच नहीं कर पा रहा, ये सीवियर केस है और इसमें पेशेंट की कंडीशन में बहुत ही ज़्यादा साइन और सेंटर सीवियर कंडीशन देखने को मिल रही है, तो इमीडिएट सर्जरी को परफॉर्म करते हैं, आयोटिक बैलून बैल्बुलोप्लास्टी कर सकते हैं, एक कैथेटर को ग्रोइन एरिया के थ्रू इंजेक्ट किया जाता है जिस भी एरिया में स्टेनोसिस यानी कि एयोटिक वॉल में जहाँ पे भी नैरोइंग प्रेजेंट है उसको डिफ्लेम्ड करने के लिए। सर्जिकल रिपेयर करते हैं फॉर द सब वॉल्वुलर और द सुप्रा वॉल्वुलर एयोटिक स्टेनोसिस, सर्जिकल रिपेयरिंग करते हैं अगर वॉल्व के आयोटिक वॉल्व के ऊपर या फिर लोअर पोर्शन में ये वाला टाइप ऑफ आयोटिक स्टेनोसिस प्रेजेंट है तो उसको ट्रीट करने के लिए सर्जिकल वॉल्वुलोप्लास्टी का यूज किया जाता है। वॉल्व रिप्लेसमेंट, अगर वॉल्व के ऊपर ही आयोटिक वॉल्व ही इम्पेयर्ड है, प्रॉपर तरीके से फॉर्म नहीं हुआ है तो उसको क्या करते हैं हम रिप्लेस कर देते हैं, मे बी नेसेसरी इन द सम केसेस, ये इंपॉर्टेंट होता है कुछ केसेस में, स्पेशली इफ द वॉल्व इज सीवियरली डैमेज, पूरी तरीके से वॉल्व फॉर्म नहीं हो पाया है, डिफॉर्मिटी है, कंजेनाइटली स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी है, एनाटॉमिकली पूरी तरीके से बॉल फॉर्म नहीं हो पाया है, तब हम क्या करते हैं बॉल रिप्लेसमेंट यूज करते हैं, उस बॉल को एयोटिक बॉल को चेंज किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड कंडीशन हमारा है पल्मोनरी स्टेनोसिस। पल्मोनरी यानी कि जो भी आपका ब्लड जब भी कहाँ से फ्लो कर रहा है, जब राइट एट्रियम से ब्लड हमारा ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू राइट वेंट्रिकल्स में आता है और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड होने के लिए लंग्स में रीच आउट करता है, तो जब भी ब्लड आपका राइट वेंट्रिकल में आएगा और पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू लंग्स में रन करेगा तो ये कंडीशन ये वाला बाद में पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि क्या है राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरीज के बीच में यहाँ पे वॉल्व में एक नैरोइंग प्रेजेंट है, यहाँ पे वॉल्व होता है, इसका नाम होता है पल्मोनरी वॉल्व स्टेनोसिस। पल्मोनिक वॉल्व होता है जिसमें
स्टेनोसिस यानी कि नैरोइंग प्रेजेंट होती है, सो द राइट वेंट्रिकल से ब्लड प्रॉपर अमाउंट में पल्मोनरी आर्टरी के साइड में नहीं रन कर पाएगा। तो पल्मोनरी स्टेनोसिस इज द नैरोइंग ऑफ द पल्मोनरी आर्टरी एज इट एंट्रेंस, उसके एंट्रेंस पे जब भी राइट वेंट्रिकल से ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में रीच कर रहा होगा, वहीं पे एंट्रेंस में ही क्या होगा, वॉल प्रेजेंट होता है और वॉल में अब नॉर्मलिटी प्रेजेंट होती है, डिफॉर्मिटी होती है, जिस वजह से ब्लड जो है राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में नहीं पहुंचता। रेसिस्टेंस टू द ब्लड फ्लो कॉज द हाइपरट्रॉफी ऑफ द राइट वेंट्रिकल। रेसिस्टेंस मतलब ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा, रुक रहा है, और राइट वेंट्रिकल में कलेक्शन हो रहा है ब्लड का, बहुत ही हाई अमाउंट ऑफ ब्लड आपका राइट वेंट्रिकल में है। तो यहाँ के जितने भी, यहाँ पे जो भी मसल्स होंगे, जितना भी मास होगा, वो बहुत ही थिकेंड हो जाएगा, और ये जो एरिया है यहाँ पे, इस एरिया में हाइपरट्रॉफी देखने को मिलती है, हाइपरट्रॉफी हो जाती है और हार्ट पंप करना बंद कर देता है। प्रॉपर अमाउंट में हार्ट का जो फंक्शनिंग है, नॉर्मल फंक्शनिंग पंपिंग का, वो नहीं कर पाते, क्योंकि वहाँ के मसल्स कैसे बहुत ही हार्डन हो गए, थिकन हो गए हैं। एंड द डिक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो, और पल्मोनरी ब्लड फ्लो भी डिक्रीज हो जाएगा, लंग्स तक जो भी ब्लड है वो रीच ही नहीं करेगा ऑक्सीजनेटेड होने के लिए। एंड देन आगे का जितना भी मैकेनिज्म है, जितना भी वे है ब्लड का सर्कुलेशन होने का, वो पूरा इम्पेयरमेंट हो जाएगा। पल्मोनरी एट्रेशिया इज एन एक्सट्रीम कंडीशन। पल्मोनरी एट्रेशिया का मतलब होता है कि प्रॉपर पूरी तरीके से क्या है, कंप्लीटली पल्मोनिक जो वॉल्व है वो फॉर्म ही नहीं हुआ है, एट्रेशिया प्रेजेंट है। is an extreme form of pulmonary stenosis, there is no flow of the blood to the lungs, बिल्कुल भी ब्लड का जो फ्लो है लंग्स तक नहीं पहुंचेगा, पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू ब्लड सप्लाई प्रॉपर तरीके से बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी, जिस वजह से हार्ट फेलियर हो सकता है और डेथ भी पेशेंट की कॉज हो सकती है सम केसेस, अगर हमने प्रॉपर उसी टाइम पे उसको ट्रीटमेंट, उसे इंटरवेंशन प्रोवाइड नहीं किया। टाइप्स है इसके पल्मोनरी स्टेनोसिस के, पहला है वॉल्वुलर पल्मोनरी स्टेनोसिस, यानी कि पल्मोनिक वॉल के ही ऊपर क्या है, स्टेनोसिस नैरोइंग प्रेजेंट है। नैरोइंग ऑफ द पल्मोनरी वॉल विच इज लोकेटेड बिटवीन द राइट वेंट्रिकल एंड द पल्मोनरी आर्टरी, वॉल जो प्रेजेंट होता है राइट वेंट्रिकल एंड द पल्मोनरी आर्टरी के बीच में, उस वॉल में नैरोइंग प्रेजेंट होती है। सब वॉल्वुलर पल्मोनरी स्टेनोसिस यानी कि जो वॉल है, पल्मोनरी वॉल है, उसके बिलो नीचे के साइड में, सब मतलब नीचे के साइड में, नैरोइंग ऑफ द एरिया बिलो द पल्मोनरी वॉल, पल्मोनरी वॉल के, ये पल्मोनरी वॉल है तो इस एरिया में नीचे के रीजन में क्या है, नैरोइंग प्रेजेंट होती है, इस वजह से ब्लड आगे पल्मोनरी वॉल में एंटर नहीं कर पाता। थर्ड टाइप है इसका सुप्रा वॉल्वुलर पल्मोनरी स्टेनोसिस, यानी कि पल्मोनरी वॉल के ऊपर के एरिया में नैरोइंग प्रेजेंट है, जिस वजह से ब्लड आगे की तरफ रन नहीं कर रहा। नैरोइंग ऑफ द एरिया अबव द पल्मोनरी वॉल। फोर्थ वन इज पेरिफेरल पल्मोनरी स्टेनोसिस, पेरिफेरल एरिया मतलब कि एक्सट्रीमिटीज में पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू ब्रांचेस में ब्लड जो है वो फ्लो नहीं कर पा रहा। नैरोइंग ऑफ द स्मॉलर ब्रांचेस ऑफ द पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी जो भी स्मॉलर ब्रांचेस होते हैं इसके थ्रू ब्लड का है लंग्स में जाता है ऑक्सीजनेटेड होने के लिए, उस एरिया में, उस स्मॉलर ब्रांचेस में क्या है, नैरोइंग प्रेजेंट है। पल्मोनरी एट्रेशिया, कंप्लीट ब्लॉकेज ऑफ द वॉल, पूरी तरीके से वॉल, पल्मोनरी वॉल जो है वो क्लोज है, वो फॉर्म्ड ही नहीं हुआ है और बिल्कुल तरीके से कंप्लीटली ब्लड का फ्लो स्टॉप हो चुका है। कंप्लीटली ब्लॉकेज ऑफ द पल्मोनरी वॉल और द आर्टरी प्रिवेंटिंग एनी ब्लड फ्लो टू द लंग्स, कोई भी ब्लड फ्लो आगे की तरफ फॉरवर्ड वे में लंग्स तक रीच नहीं करेगा। इसको ऐसी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होंगे जब पल्मोनरी वॉल में एट्रेशिया प्रेजेंट है, नैरोइंग प्रेजेंट है, स्टेनोसिस है, तो क्या क्या कंडीशन अराइज होंगे, क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। माइल्ड साइनोसिस, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड होने के लिए लंग्स तक रीच नहीं कर रहा, तो माइल्ड अमाउंट में साइनोसिस देखने को मिलेगा। पुअर एक्सरसाइज टॉलरेंस, बिल्कुल भी फिजिकल एक्टिविटी पेशेंट नहीं कर सकते। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर जैसे हार्ट का जो फंक्शन है पूरी तरीके से इम्पेयर्ड हो जाएगा, हार्ट पंप करना बंद कर देगा और पेशेंट शॉक में भी जा सकता है। एक्सर्शनल डिस्निया, कोई भी काम करने के टाइम में पेशेंट को फिजिकल एक्टिविटी जब करेगा, बच्चे जब भागेंगे, दौड़ेंगे या फिर साइकिलिंग वगैरह करेंगे, उस टाइम पे फिजिकल एक्टिविटी के टाइम पे ब्रीथिंग डिफिकल्टी कॉज होगी टू द इनसफिशिएंट ब्लड फ्लो टू द लंग्स। क्यों होगी? ड्यू टू इनसफिशिएंट ब्लड फ्लो, लंग्स में प्रॉपर अमाउंट में ब्लड फ्लो नहीं कर रहा, ऑक्सीजन प्रॉपर अमाउंट में क्या कहते हैं ट्रांसफर होके आपके लेफ्ट एट्रियम में नहीं आ रही, इस वजह से क्या होगा, इनसफिशिएंट ब्लड फ्लो करेगा और पेशेंट को एक्सर्शनल डिस्निया कॉज होगा, डिफिकल्टी ब्रीथिंग होगी फिजिकल एक्टिविटी करने के टाइम में।
सिंकोपी एंड द सडन डेथ ऑफ द पेशेंट की कंडीशन में देखने को मिलेगा, यानी कि जब भी पेशेंट एकदम से अगर ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं हो रहा, ब्रेन तक ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच रही, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, तो पेशेंट अनकॉन्शियस स्टेट में भी जा सकता है और बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता है कि पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट हम देखेंगे डायग्नोज। इसको डायग्नोज कैसे किया जाता है, तो कार्डियक एग्जामिनेशन करते हैं, ईसीजी करते हैं, इलेक्ट्रिकल कार्डियक एक्टिविटी को फाइंड आउट करने के लिए, की को क्या करते हैं, हार्ट के इंटरनल ऑर्गन को, हार्ट की फंक्शनिंग को, हार्ट के मूवमेंट को देखने के लिए वो किस तरीके से कार्डियक वेव का यूज करते हुए हार्ट के स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करते हैं, हार्ट एक्सरे करते हैं, चेस्ट रेडियोग्राफी की परफॉर्म करते हैं, सो दैट हम क्या करेंगे, लंग्स का जो भी रेप्स स्टेज है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, लंग्स में कोई भी इन्फेक्शन, पल्मोनरी अबनॉर्मलिटीज तो नहीं प्रेजेंट है, फ्लूइड कलेक्शन तो नहीं हुआ है, उसको फाइंड आउट करने के लिए एक्सरे किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे मैनेजमेंट। इसको किस तरीके से पल्मोनरी स्टेनोसिस को किस तरीके से मैनेज करते, ट्रीट करते, तो मेनली मेडिकल मैनेजमेंट के थ्रू तो हम इसे ट्रीट नहीं कर सकते, तो हमें सर्जिकल इंटरवेंशन की साइड में मूव करना पड़ता है। बैलून वेल्वुलोप्लास्टी, वेल्वुलोप्लास्टी का मीन्स होता है रिपेयर करना। एक डिफ्लेम्ड बैलून को हम इंजेक्ट करते हैं पल्मोनरी वॉल्व में और वहां पे उसको इन्फ्लेम्ड करके बैलून को इन्फ्लेम्ड करके जो भी नैरोइंग है उस एरिया में उसको वाइडन करते हैं, उसकी डायमीटर को इंक्रीज करते हैं, सो दैट जितना भी ब्लड है राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में आसानी से रन कर पाएगा। अब मिनिमली इन्वेसिव ये कैसा प्रोसीजर होता है, इन्वेसिव प्रोसीजर होता है, थोड़ा सा पेनफुल प्रोसीजर होता है, टू वाइडन द नैरोड पल्मोनरी वॉल, जो भी नैरोइंग प्रेजेंट है पल्मोनरी वॉल में उसको उसके डायमीटर को इंक्रीज करने के लिए। सर्जिकल वॉल्वोटोमी, वॉल्वोटोमी मतलब वॉल्व में एक इंसिजन, एक ओपनिंग को क्रिएट करते हैं एंड ओपन हार्ट सर्जरी होती है ये, टू रिपेयर एंड द रिप्लेस ऑफ द पल्मोनरी वॉल्व, उसको पूरी तरीके से चेंज करने के लिए, रिप्लेस करने के लिए सर्जिकल इंटरवेंशन में वॉल्वोटोमी करते हैं। पल्मोनरी वॉल्व रिप्लेसमेंट प्रॉपर हम क्या करेंगे, अगर पूरी तरीके से पल्मोनरी एट्रेशिया है तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, पल्मोनरी वॉल्व को प्रॉपर अमाउंट में रिप्लेस कर दिया जाता है। रिप्लेसमेंट ऑफ द पल्मोनरी वॉल्व विद द प्रोस्थेटिक वन, कोई एक जो भी फ्लैप है उसको मेड करके पेशेंट की बॉडी से ग्राफ्ट के फॉर्म में होता है उसको प्लेस कर दिया जाता है रिप्लेसमेंट में, पल्मोनरी वॉल्व रिप्लेसमेंट की सर्जरी में। नेक्स्ट है होम केयर में क्या प्रोवाइड करेंगे पेशेंट की जब भी सर्जरी होती है, अवॉइड प्ले आउटसाइड फॉर द सेप्टल बी, बेबी जब भी बच्चों की सर्जरी हुई है उस टाइम में हम मदर को, उनके पेरेंट्स को गाइड करेंगे कि बच्चा बाहर खेलने के लिए ना जाए। अवॉइड क्राउडेड प्ले फॉर द 2 वीक्स आफ्टर द डिस्चार्ज, किसी भी क्राउडेड स्टेज में प्लेस में उसे जाने से मना करेंगे, इसलिए करेंगे ताकि इन्फेक्शन ना कॉज हो। अभी भी हार्ट की सर्जरी हुई है जो कि बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होती है, अगर बेबी बच्चे तो हैं क्राउडेड एरिया में मूव करेंगे तो इन्फेक्शन कॉज हो सकता है। अवॉइड एक्टिविटी विच कुड हैव द चांस ऑफ फॉर द इंजरी लाइक बाइक राइडिंग फॉर 2 to 4 वीक्स, 2 to 4 वीक्स के लिए उन्हें राइडिंग के लिए, रनिंग के लिए, साइकिलिंग के लिए मना करेंगे, क्योंकि अगर कोई भी उनके अंदर इंजरी हुई तो वो बहुत ही जल्दी रिकवर नहीं कर सकते क्योंकि अभी उनका हार्ट सर्जरी हुआ है। फॉलो नॉन एडेड सॉल्ट डाइट, नॉन एडेड सॉल्ट डाइट इसलिए देने को बोलेंगे जिससे जो भी सोडियम का रिटेंशन है बॉडी में ना हो और हाइपरटेंशन जैसी कंडीशन को हम ट्रीट कर पाए, तो गाइड करेंगे पेरेंट्स को कि बच्चों को कैसा दे, नॉन सॉल्ट एडेड डाइट प्रोवाइड करें। चाइल्ड विल रिटर्न टू स्कूल आफ्टर 3 वीक्स ऑफ द डिस्चार्ज, 3 वीक्स ऑफ द सर्जरी के बाद में बोलेंगे कि बच्चा जो है स्कूल में जा सकता है। देन अवॉइड इम्यूनाइजेशन एंड द एनी इन्वेसिव प्रोसीजर फॉर 2 मंथ, कोई भी इम्यूनाइजेशन का प्रोसीजर बच्चे के अंदर परफॉर्म नहीं किया जाएगा, कोई भी वैक्सीनेशन नहीं की जाएगी और कोई भी अदर इन्वेसिव प्रोसीजर जितने भी होते हैं उनको परफॉर्म नहीं किया जाएगा। Call the pediatrician if cough, cyanosis and the vomiting or the fever occur, कोई भी कंडीशन अराइज होती है उस टाइम पे बच्चे को लेकर, चिल्ड्रन को लेकर तुरंत फॉलो अप के लिए पेशेंट को लेकर जाना है जिससे कोई भी फर्दर अबनॉर्मलिटीज कॉज ना हो। तो आज के इस लेक्चर में हमने देखा
कि ऑब्स्ट्रक्टेड ब्लड फ्लो की वजह से कौन कौन से कंडीशन अराइज होते हैं। हमने देखा कि एयोटिक स्टेनोसिस आयोटा के वॉल में किस तरीके से नैरोइंग हो जाती है, इसकी वजह से फर्दर जितना भी ब्लड फ्लो है वो इम्पेयर्ड हो जाता है। कोएक्शन ऑफ द आयोटा को हमने देखा कि आयोटा में नैरोइंग होने की वजह से लोअर एक्सट्रीमिटी में ब्लड सप्लाई नहीं होती और माइल्ड साइनोसिस देखने को मिलता है। इसी के साथ में हमने पढ़ा था पल्मोनरी स्टेनोसिस के भी बारे में कि पल्मोनरी वॉल में नैरोइंग प्रेजेंट होती है, इसकी वजह से पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड फ्लो नहीं कर पाता और ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी में नहीं मिलेगा, तो सिंकोपी जैसी कंडीशन, फेंटिंग जैसी कंडीशन और अनकॉन्शियस पेशेंट की कंडीशन को देखने को बॉडी में मिलती है। इसी के साथ में हम आगे डिस्कस करेंगे साइनोटिक डिजीज के बारे में नेक्स्ट पार्ट में। तो उस वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपने अभी तक नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे जब भी हम अपना पार्ट 4 अपलोड करें तो वो नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल पाए।